हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एग्जाम प्लस पॉइंट। साथियों, हम आरआरबी एनटीपीसी हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज कर रहे थे और इससे रिलेटेड एक लेक्चर हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हमारा दूसरा लेक्चर है दोस्तों। पहले लेक्चर के अंदर हमने 15 क्वेश्चन वो कवर किए थे। आज हमारा 16 नंबर क्वेश्चन है, उससे हम शुरू करते हैं। तो आइए दोस्तों, इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के साथ। ये दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है कि अंडर विच मुगल रूरल रिजाइन Sunnis and Shias meet in one mosque and Christian and Jews in one church to pray, thus following of principle universal peace। यानी कहने का अर्थ है दोस्तों, यूनिवर्सल पीस या सार्वभौमिक शांति के लिए ईसाई और यहूदी एक चर्च में मिलते थे, सुन्नी और शिया एक मस्जिद में मिलते थे। ये किस मुगल शासक काल में इस प्रकार की घटना देखी गई थी? दोस्तों, इस प्रकार की घटना है, आपको पता होगा, अकबर द ग्रेट जिसे बोलते हैं हम, अकबर महान के समय इस प्रकार की घटनाएं होती थी। क्योंकि दोस्तों अकबर के समय जो रिलीजन से संबंधित किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं था और अकबर ने इसी से रिलेटेड 1582 के अंदर दोस्तों एक सुलह कुल की नीति के अंतर्गत ही दोस्तों एक नया दीन ए इलाही नाम का एक धर्म भी दोस्तों चलाया था, दीन ए इलाही। ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। फिलहाल इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बादशाह अकबर या मुगल सम्राट अकबर। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सोशल रिफॉर्मर नारायण गुरु who led a massive movement against discrimination of lower castes belong to which state। यानी नारायण गुरु है, ये कौन से स्टेट से रिलेटेड थे? दोस्तों नारायण गुरु है, इन्होंने एक विशाल जन आंदोलन चलाया था, नारायण गुरु। दोस्तों नारायण गुरु का जो बर्थ है वो बर्थ 1856 में इनका दोस्तों बर्थ होता है, जन्म होता है और इनकी डेथ होती है वो 1928 के अंदर होती है। इन्होंने ये दोस्तों तिरुवनंतपुरम यानी केरल से रिलेटेड थे, यानी केरला से जुड़े हुए थे। ऑप्शन ए अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इन्होंने दोस्तों जो लोअर कास्ट होती है उनके साथ जो डिस्क्रिमिनेशन होता है उन उससे रिलेटेड दोस्तों उनके अगेंस्ट है, इन्होंने एक बहुत बड़ा मूवमेंट चलाया था, मास मूवमेंट, मैसिव मूवमेंट चलाया था दोस्तों। और ये दर्शन, संस्कृत और वेदों के बहुत बड़े ज्ञाता थे नारायण गुरु। ये बात आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, पार्थियनों की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस देश में हुई थी? फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डिड द पार्थियन ओरिजिन? दोस्तों ईरान जो है, ईरान के उत्तर और पूर्वी भाग में, उत्तरी पूर्वी भाग के अंदर है दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों एक जाति जिसे हम पर्थियन कहते हैं, पर्थियन, इनकी उत्पत्ति हुई थी ईरान के उत्तरी पूर्वी भाग में। ऑप्शन सी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनका मूल क्षेत्र दोस्तों पर्थिया पर्थिया कहलाता था, इसी जाति से जुड़ा हुआ है पर्थिया, इनका ये मूल क्षेत्र है, पर्थिया कहलाता था और इन्हें हम पार्थियन बोलते हैं, पार्थियन बोलते हैं दोस्तों इन्हें। और ये ईरान के उत्तर पूर्वी भाग से जुड़े हुए थे। ऑप्शन सी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सिंधु घाटी नगर नियोजन की कौन सी विशेषता सभ्यता की उन्नत नागरिक सुविधाओं और अभियांत्रिकी कौशल का संकेत देती है? यानी कि दोस्तों सिविक एमिनिटीज एंड इंजीनियरिंग स्किल, इन दोनों का मिला जुला कॉम्बिनेशन है, वो हमें किस में दिखाई देता है? क्या हमें अंडरग्राउंड रेलवे या रॉक कट केव्स या ड्रेनेज सिस्टम या टेम्पल्स में दिखाई देता है? दोस्तों जब भी हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बात करते हैं तो वहां के ड्रेनेज सिस्टम है उसके बारे में जरूर बात की जाती है। यानी जो जल निकासी व्यवस्था है, ड्रेनेज सिस्टम है, ये बहुत ही दोस्तों क्वालिटी का था उसमें, सिंधु घाटी सभ्यता में। ऑप्शन सी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता के दो आपको याद रखने हैं, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा नामक दो जो शहर है वो आपको बिल्कुल याद रखने हैं, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा। याद रहेगा दोस्तों आपको, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा। वहां दोस्तों ड्रेनेज सिस्टम में क्या होता था, जो दोस्तों कवर की हुई जो नालियां होती थी, जो ड्रेनेज के लिए, जल निकासी के लिए जो नालियां बनाई जाती थी उन्हें कवर किया जाता था दोस्तों। और वो इस प्रकार ढलान से बनी हुई थी कि अगर उसके अंदर पानी अगर जाएगा, उसके अंदर ड्रेन करेगा तो वो उसके अंदर पानी रुकेगा नहीं, इस प्रकार का सिस्टम था। वो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जो सिंधु घाटी सभ्यता के नगर थे दोस्तों, इनके अंदर इस प्रकार की दोस्तों क्वालिटी वाली इस प्रकार की विशेषताएं पाई जाती थी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा 1857 से पहले के जन विद्रोह का प्रमुख कारण नहीं था? दोस्तों 1857 का जो मेजर जो दोस्तों रिवोल्ट होता है, उससे पहले इस प्रकार ये आपको चार प्रकार के दोस्तों ऑप्शन दिए गए हैं कि ये इनमें से कौन सा जन विद्रोह का प्रमुख कारण नहीं था। इस प्रकार का क्वेश्चन आपसे पूछा गया है दोस्तों। 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण मैं बताऊं तो इनमें ये है दोस्तों कि उस समय अंग्रेजों के द्वारा जो भारत की जो लोकल इंडस्ट्रीज है उनका विनाश कर दिया गया था। ये तो बिल्कुल करेक्ट बात है। और इस प्रकार दोस्तों समाज का शोषण भी होता था, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रूरल सोसाइटी बाय करप्ट ऑफिशियल। दोस्तों जो भ्रष्ट अधिकारी है
वो ग्रामीण समाज का शोषण करते थे, ये बात भी कन्फर्म है। इसके अलावा दोस्तों आपको टैक्सेस के बारे में तो पता ही है कि उस समय जो एग्रीकल्चर था, यानी जो कृषि था हमारा, उसको विनाश करने का कारण ये था कि कृषि से जुड़े हुए जो भी किसान थे, उनकी दोस्तों जो बंदोबस्त प्रणाली थी या रेवेन्यू का सिस्टम था, वो दोस्तों पूरी तरीके से अंग्रेजों के फेवर में था। जो उस समय के जो हेड ऑफ जो कह सकते हैं हमें रूल था, रूरल था, उनके फेवर में था। तो भू राजस्व व्यवस्था थी दोस्तों, वो बेहद खराब थी और उद्योगों का विनाश और भ्रष्ट अधिकारियों द्वारा ग्रामीण समाज का शोषण है, ये दोस्तों 1857 की क्रांति के प्रमुख कारण थे। लेकिन पहले के जन विद्रोह का बात करूं तो प्रमुख कारण क्या नहीं था दोस्तों, वो ईसाई धर्म का धर्मांतरण है। ये दोस्तों होता था, ऐसा नहीं है कि ईसाई धर्म में दोस्तों कन्वर्जेशन नहीं होता था, कन्वर्जेशन होता था, लेकिन दोस्तों कन्वर्जन में हम इनको मूल कारण में नहीं रख सकते कि ईसाई धर्म के कन्वर्जन के कारण है जो 1857 की क्रांति के पहले जन विद्रोह हुआ। तो ईसाई धर्म के धर्मांतरण से संबंधित कोई भी जन विद्रोह में देखने को नहीं मिलता है। ऑप्शन ए अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों भारत की द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो 1956 से लेकर 61 के अंतर्गत थी, ये किस क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी, यानी किस सेक्टर को दोस्तों हाईएस्ट प्रायोरिटी दी गई थी। सेकंड जो दोस्तों 5 ईयर प्लान था, इसके अंतर्गत आपको पता है फर्स्ट 5 ईयर प्लान था वो 1951 से लेकर के 1956 तक था दोस्तों। इस प्लान के अंदर आपको ध्यान में रखना, ये ध्यान में दोस्तों मोटा मोटी बता ही देता हूं मैं दोस्तों, इसे हम विस्तार से बात करते हैं। विस्तार से बात करूं दोस्तों, आपको एक तो प्रथम प्लान है दोस्तों, फर्स्ट जो 5 ईयर प्लान है वो 1951 से 56 में, उसमें दोस्तों एग्रीकल्चर को दोस्तों वो कहा गया था, एग्रीकल्चर के ऊपर पूरा फोकस किया गया था, प्रायोरिटी दी गई थी। और इसकी प्रमुख विशेषता ये थी कि खाद्यान्न उत्पादन है और सिंचाई है, इसमें उन्नत जो बहुत है दोस्तों प्रगति देखने को मिली। जो दूसरा 5 ईयर प्लान था दोस्तों, इसमें भारी और बुनियादी उद्योग है, इनके अंदर जिसे हम हार्मोनियस मॉडल बोलते हैं, इसमें दोस्तों इसमें प्रायोरिटी दी गई भारी और बुनियादी उद्योगों को। इसके अलावा दोस्तों आपको पंचम पंचवर्षीय योजना है जो 1974 से 79 के अंदर थी, जिसमें गरीबी उन्मूलन और गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। ये बात भी आपको बहुत अच्छे तरीके से याद रखनी है, क्योंकि हो सकता है अगर किसी परीक्षा में पूछा जा सकता है। इसके अलावा दोस्तों एलपीजी, एलपीजी है वो 8वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत मुख्य मुद्दा था एलपीजी का 8वीं पंचवर्षीय योजना में। तो आपको फर्स्ट भी याद रखनी है, आपको सेकंड भी योजना भी याद रखनी है, आपको 5वीं योजना भी याद रखनी है, आपको 8वीं, और इसके अलावा बात करूं मैं तो दोस्तों एलपीजी नीति मैंने आपको बता ही दिया। 8वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था, प्रायोरिटी थी, वो 8वीं पंचवर्षीय योजना थी। और 12वीं पंचवर्षीय योजना जो अंतिम पंचवर्षीय योजना थी दोस्तों, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी सतत विकास, ऐसा विकास जो हमारी आगे आने वाली पीढ़ियों को ध्यान में रख करके किया जाता है। 12वीं पंचवर्षीय योजना जो 2012 से 2017 के बीच थी, ये भी आपको याद रखना है कि 2017 के बाद आपको पता है नीति आयोग आ गया था, योजना आयोग को डिसमिस कर दिया गया था, तो बाद में कोई पंचवर्षीय योजना नहीं आई थी। तो आपको याद रखना है 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य प्रायोरिटी और 8वीं पंचवर्षीय योजना की मुख्य प्रायोरिटी, इसके अलावा फर्स्ट की और सेकंड की, फिफ्थ की और 8th की, ये दोस्तों आपको ध्यान में रखनी है। फिलहाल इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये पूछ रहा है दूसरी पंचवर्षीय योजना की, तो दूसरी पंचवर्षीय योजना में हैवी और बेसिक इंडस्ट्री थी, ऑप्शन डी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, इन्हें हाईएस्ट प्रायोरिटी दी गई थी। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में शक वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई। दोस्तों भारत में शक वंश की स्थापना है वो माउस या मोगा के द्वारा की गई थी, ऑप्शन डी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों पहली शताब्दी के ईसा पूर्व से पहली शताब्दी के ईसा पूर्व से पहले शक वंश की स्थापना मानी जाती है, और एजेस दोस्तों नाम का एक जो शासक था, ये शक वंश का शक्तिशाली शासक था। ये दोस्तों जो शक है ये मूलतः मध्य एशिया से आए थे, ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है कि ये मध्य एशिया से आए थे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, दिल्ली के लाल किले का निर्माण निम्नलिखित में से किस मुगल शासक के शासनकाल के दौरान किया गया था। दोस्तों रेड फोर्ट है, रेड फोर्ट का निर्माण है, ये किस शासक के शासनकाल में किया गया था। दोस्तों ये आपको ध्यान रखना है कि रेड फोर्ट का जो निर्माण है वो शाहजहां के शासनकाल में किया गया था। दिल्ली का जो रेड फोर्ट है दोस्तों, रेड फोर्ट का निर्माण 1638 से लेकर स्टार्ट हुआ था, 1648 के में दोस्तों ये बनाया गया था। और ये दोस्तों यहाँ पर रेड फोर्ट क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया है इसके अंदर। और मैं दोस्तों अगर बात करूं कि शाहजहां के द्वारा और कौन कौन सी इमारतों का निर्माण किया गया, तो ये भी आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि यहाँ पर रेड फोर्ट पूछा है, हो सकता है आपसे और किसी भी इमारत जो शाहजहां के द्वारा बनाई गई है उसके बारे में पूछ सकते हैं। तो शाहजहां के द्वारा दोस्तों दिल्ली के रेड फोर्ट का निर्माण किया गया है, और आगरा का जो किला है उसके विस्तार और साज सज्जा का कार्य भी शाहजहां के द्वारा किया गया है। इसके अलावा मस्जिदों की बात करूं
तो दिल्ली की जामा मस्जिद, आगरा की मोती मस्जिद और लाहौर के किले के अंदर जो मोती मस्जिद बनी है, ये सारी मस्जिदें भी दोस्तों शाहजहां के द्वारा बनाई गई है। इसके अलावा दिल्ली और आगरा के लाल किले में दीवाने आम और दीवाने खास बनाया गया है दोस्तों, ये भी शाहजहां के द्वारा बनाया गया है। लाहौर किले के अंदर शीश महल का निर्माण भी शाहजहां के द्वारा किया गया है। दिल्ली की खास महल दिल्ली के अंदर वो भी शाहजहां के द्वारा बनाया गया है। दोस्तों मैं उद्यान और अन्य जो स्थापत्य कला की बात करूं तो ताजमहल का निर्माण आपको पता ही होगा, वेल नोन है ये तो। मुमताज महल की स्मृति में आगरा का ताजमहल है, वो भी शाहजहां के द्वारा बनाया गया है। जबकि शालीमार बाग लाहौर के अंदर और कश्मीर के अंदर निशात बाग का निर्माण भी शाहजहां के द्वारा किया गया है। तो शाहजहां के द्वारा की जो जो भी प्रमुख किले, महल, मस्जिद या इन जो उद्यान वगैरह बनाए गए हैं, इनको आपको याद रखना है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शाहजहां। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वो है निम्नलिखित में से कौन सा जैन धर्म का सिद्धांत नहीं है? दोस्तों जैन धर्म है ये मानता है कि प्रत्येक जो वस्तु होती है जो हमें संसार में दिखाई देती है, उसके अंदर दोस्तों भले ही वो पत्थर हो, भले ही वो जल हो, उस संपूर्ण के अंदर जीवन है। ये ऐसा तो मानता है कि लाइफ एग्जिस्ट करती है एंटायर वर्ल्ड के अंदर, इंक्लूडिंग स्टोन्स एंड वाटर्स, सबके अंदर लाइफ है वो दोस्तों सस्टेन करती है, एग्जिस्ट करती है। ये तो जैन धर्म का सिद्धांत है दोस्तों। नेक्स्ट है कि जीवित प्राणियों को चोट न पहुंचाने की प्रथा। दोस्तों जैन धर्म का प्रमुख जो क्या कह सकते हैं हम, बेसिक कंसेप्ट है वो ही अहिंसा है दोस्तों। जैन धर्म अहिंसा को मानता है, बिल्कुल दोस्तों अहिंसा के सख्त समर्थन में है दोस्तों, या यूं को मैं कट्टर समर्थन करता है अहिंसा का, वो है दोस्तों जैन धर्म। जैन धर्म है वो अहिंसा का पालन करने वाला धर्म है। तो ऑप्शन बी भी सही हो जाएगा। जैन धर्म का सिद्धांत नहीं पूछा है दोस्तों में, ये भी जैन धर्म का सिद्धांत है, यानी पहला भी जैन धर्म का सिद्धांत है, दूसरा भी जैन धर्म का सिद्धांत है। तीसरा कहता है दोस्तों सन्यासी जीवन ही मोक्ष का एकमात्र मार्ग है। बिल्कुल ये भी दोस्तों जैन धर्म कहता है कि सन्यासी जीवन है वो मोक्ष प्राप्ति का एकमात्र मार्ग है। सन्यासी जीवन जियो और दोस्तों जीवन जो प्राणी है जियो और जीनो देव का संदेश देने वाला महावीर स्वामी का ये जैन धर्म है, ये मोक्ष प्राप्ति का एकमात्र साधन मानता है, वो मानता है सन्यासी जीवन को। और कर्म के सिद्धांत को स्वीकार करता है दोस्तों जैन धर्म, अस्वीकार नहीं करता। ऑप्शन डी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैन धर्म का सिद्धांत नहीं है ये पूछा है, तो कर्म के सिद्धांत की अस्वीकृति ये गलत बात है दोस्तों। कर्म के सिद्धांत को मानता है जैन धर्म, यानी ऑप्शन डी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। गलत पूछा था इसमें, ऑप्शन डी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 1948 में 1948 में हैदराबाद को भारत में मिलाने के लिए कौन सा सैन्य अभियान शुरू किया गया था? विच मिलिट्री ऑपरेशन, मिलिट्री ऑप्शन करना पड़ा था आपको पता है। मिलिट्री ऑपरेशन वाज लॉन्च इन 1948 टू इंटीग्रेटेड हैदराबाद इनटू इंडिया। दोस्तों आपको पता है कि अंत में जब सभी की सभी सरदार पटेल जी, आपको पता है सरदार पटेल जी जिनका जन्म 1875 में हुआ था दोस्तों, 1875 से 1950 तक ये रहने वाले जो हमारे भारत के महापुरुष थे सरदार पटेल, इन्हीं के प्रयासों जिसे हम आयरन मैन कहते हैं दोस्तों, इन्हीं के प्रयासों से लगभग सभी रियासतों का एकीकरण हो गया था। अंत में हैदराबाद, जम्मू कश्मीर और जूनागढ़ ये 3 प्रकार की रियासतें हैं जिन्होंने दोस्तों मिलने से इनकार कर दिया था। यूं कहूं कि इनके लिए विशेष प्रयत्न करने पड़े थे। इसमें एक हैदराबाद है दोस्तों। उसमें हैदराबाद के दोस्तों जो थे मैं यूं कह सकता हूं हैदराबाद के प्रशासक बोल सकता हूं मैं, वो थे दोस्तों उस्मान अली खान। उस्मान अली खान थे और वो दोस्तों भारत में विलय नहीं चाहते थे, वो अपना अलग से देश चाहते थे, या उनका कहीं ना कहीं झुकाव पाकिस्तान की तरफ था। और लेकिन हैदराबाद दोस्तों भारत के जो हैदराबाद के अंदर जो चारों तरफ भूमि थी वो भारतीय थे और उनका पाकिस्तान में मिलना संभव नहीं था। और इसी प्रकार जो कहता हूं मैं सरदार पटेल जी हैं, सरदार पटेल जी के साम दाम दंड भेद सभी प्रकार की नीति का पालन किया गया और अंत में निर्णय लिया गया कि ऑपरेशन एक सैन्य ऑपरेशन, मिलिट्री ऑपरेशन के द्वारा हम भारत को, हैदराबाद को भारत के अंदर विलय करेंगे। और उस ऑपरेशन का नाम था दोस्तों ऑपरेशन पोलो। ऑप्शन सी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखना आपको ये ऑपरेशन दोस्तों 13 से 17 सितंबर 1948 को दोस्तों 5 दिन चलने वाला ये एक विशेष ऑपरेशन था। याद रखना ऑपरेशन पोलो, हैदराबाद को अपने अंदर मिलाने के लिए। दोस्तों इसके अंदर आपको एक जे.एन. चौधरी नाम याद रखना है, जे.एन. चौधरी याद रहेगा, जे.एन. चौधरी। ये जे.एन. चौधरी क्यों याद रखना है दोस्तों? क्योंकि जो ऑपरेशन पोलो चलाया गया था उसमें भारत की जो आर्मी थी उसका कमांडर कौन था दोस्तों? वो था मेजर जे.एन. चौधरी। याद रखेगा, याद रखना है आपको। आगे बढ़ते हैं। फिलहाल इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ऑपरेशन पोलो। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों भारत में तीसरे प्रेसिडेंसी बैंक के रूप में बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना कब की गई थी? दोस्तों भारत के अंदर जो शुरू का बैंक या मैं यूं कहूं कि बैंक स्थापित किया गया था वो दोस्तों कलकत्ता के अंदर स्थापित किया गया था, जिसे हम बैंक ऑफ कलकत्ता कहते हैं। कलकत्ता याद रखना है आपको। ये दोस्तों 1806 यानी 1806 में स्थापित किया गया था। उसके बाद कलकत्ता के बाद दोस्तों दूसरा बैंक है वो बॉम्बे के अंदर 1840 में बॉम्बे के अंदर दोस्तों स्थापित किया गया था।
ये बात आपको ध्यान रखनी है। और तीसरा जो बैंक ऑफ मद्रास है दोस्तों, ये 1843 के अंदर, जो वर्तमान में हम जिसे चेन्नई कहते हैं, बैंक ऑफ मद्रास के नाम से स्थापित किया गया था। और तीनों इन बैंकों को मिला करके दोस्तों, और बाद में 1921 के अंदर इंपीरियल बैंक की स्थापना की गई थी। बैंक ऑफ इंपीरियल या इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से स्थापित किया गया था। याद रखना है, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, याद रखना है आपको, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से स्थापित किया गया था। 1921 के अंदर इन तीनों को मर्ज कर दिया गया था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा सैन्य विभाग था? दोस्तों कुछ एक विभाग दे रखे हैं और आपसे पूछा है कि इनमें से सैन्य विभाग कौन सा था, तो हम सभी विभाग है उनके बारे में बात करते हैं। पहला है दोस्तों दीवान रसालत। ये दोस्तों रसालत है, ये आपको याद रखना है कि ये जो धार्मिक मामले होते हैं उनसे जुड़ा हुआ विभाग था, धार्मिक मामलों से जुड़ा हुआ विभाग था। इसके अंदर जो काजी होते हैं या जो इमाम होते हैं, इस प्रकार के उलमा होते हैं, इस प्रकार के यहाँ पर पद रखे गए थे। उलमा हो गया, काजी हो गया, इमाम हो गया, इस प्रकार के जो दोस्तों यहाँ पर इमाम, इस प्रकार के जो पोस्ट थी इसके अंदर थी दीवान रसालत के अंदर। मैं बात करूं दीवान विजारत की, तो वी से आपको याद रखना है वित्त, वी से आपको क्या याद रखना है, वित्त। दोस्तों ये वित्त या फाइनेंशियल जो विभाग था वो था दीवान विजारत। और दोस्तों दीवान अर्ज, दीवान अर्ज ये दोस्तों हमारा ये जो आपसे पूछा ना सैन्य विभाग, दोस्तों दीवान अर्ज था, ये दोस्तों मिलिट्री डिपार्टमेंट था, मिलिट्री डिपार्टमेंट था या सैन्य विभाग था दोस्तों, वो था दीवान अर्ज सैन्य विभाग, याद रहेगा आपको, सैन्य विभाग था ये। और दीवान अर्ज, बात करूं दोस्तों दीवान इंशा की, तो दोस्तों जो राजकीय जो पत्राचार होता था, यानी जो यूं कह सकता हूं मैं पत्राचार डिपार्टमेंट था, राजकीय जो इधर उधर से हम कहते हैं ना पत्रों का आदान प्रदान होता था या चिट्ठियां होती थी, वो इसी विभाग के अंतर्गत आती थी, उसे बोलते थे दीवान इंशा, याद रहेगा आपको, दीवान इंशा। फिलहाल इस अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दीवान अर्ज। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है दोस्तों, किस अधिनियम ने पहली बार नागरिक और सैन्य प्राधिकरणों के साथ भारत के गवर्नर जनरल का पद सर्जित किया गया? यानी गवर्नर जनरल को दोस्तों सिविल और मिलिट्री दोनों प्रकार की अथॉरिटी दी गई थी, ये किस एक्ट के अंतर्गत दी गई थी? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चार्टर एक्ट 1833। दोस्तों चार्टर एक्ट 1883 से पहले रेगुलेटिंग एक्ट आया था 1773 के अंदर, जिसके अंदर दोस्तों गवर्नर जनरल का पद बनाया गया था, जो बंगाल का गवर्नर जनरल का पद बनाया गया था, तो वो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत बनाया गया था। और उसमें वोरेन हेस्टिंग्स, याद रहेगा आपको नाम, वोरेन हेस्टिंग्स है, उन्हें भारत का पहला गवर्नर जनरल बनाया गया था, सॉरी बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बनाया गया था वोरेन हेस्टिंग्स, याद रहेगा आपको, 1773 के अंदर। बाद में दोस्तों 1833 के अंदर, जैसा कि प्रश्न में आया हुआ है कि मिलिट्री और सिविल दोनों प्रकार की अथॉरिटी दे करके और बाद भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था 1833 में, जिसे हम चार्टर एक्ट कहते हैं। चार्टर एक्ट 1833 के अंतर्गत बनाया गया था और उसमें विलियम बेंटिक, याद रहेगा आपको, विलियम बेंटिक्स को भारत का, विलियम बेंटिक को भारत का पहला दोस्तों गवर्नर जनरल बनाया गया था, भारत का पहला जीजी था, यानी बेंटिक को, बेंटिक मतलब बेंत, याद रखना आपको दोस्तों, बेंत के आगे हम जीजी करते हैं, जी सर, जी सर। जैसे हम बचपन में पढ़ाई करते नहीं है तो क्या करते हैं, हमारे टीचर जब बेंत लेकर के आते हैं, बेंतिक बेंत लेकर के आते हैं तो हम जीजी कहते हैं। तो भारत का पहला जीजी या गवर्नर जनरल था वो था दोस्तों विलियम बेंटिक, याद रहेगा आपको। आगे बढ़ते हैं, फिलहाल इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एरन शिलालेख में उल्लेख है कि समुद्रगुप्त को उसके पिता ने उसके खालिस्तान के कारण राजा के रूप में चुना, यानी क्या ब्लैंक पूछ रखा है आपसे कि इसमें कौन कौन सी ऐसी दोस्तों समुद्रगुप्त के अंदर क्वालिटी थी जिसके कारण जो उनके समुद्रगुप्त को उसके पिता ने राजा चुना था? दोस्तों उसमें भक्ति, इनमें से सभी ऑप्शन देखते हैं, अन्य राजाओं से समर्थ ऐसा कुछ नहीं था, धन और लोकप्रियता, वेल्थ एंड पॉपुलरिटी ऐसे भी कुछ नहीं था दोस्तों, आयु और जन्मसिद्ध अधिकार ये भी नहीं कह सकते हम, भक्ति, न्यायप्राणता और वीरता, तो डिवोशन, राइटनेस एंड वेलोर, ये इस प्रकार की दोस्तों वीरता है, न्यायप्राणता है, भक्ति है, ये तीनों इस प्रकार समुद्रगुप्त के अंदर देखी गई थी। और इसी के कारण दोस्तों समुद्रगुप्त को उनके पिता ने राजा चुना था। दोस्तों एरण शिलालेख है, एरण शिलालेख के बारे में बात कर लेते हैं। एरण शिलालेख, एरण शिलालेख दोस्तों महरौली दिल्ली के अंदर लगाया हुआ है, दिल्ली के अंदर इस प्रकार का ये शिलालेख लगाया गया। दोस्तों इस शिलालेख की भाषा की बात करूं मैं तो इसकी भाषा है वो दोस्तों संस्कृत है, याद रहेगा आपको, संस्कृत भाषा के अंदर लिखा हुआ ये दोस्तों ये लेख है। और इसकी ये दोस्तों गुप्तकालीन लेख है, ये भी आपको याद रखना है, ये गुप्तकालीन है, हो सकता है आपसे छोटे छोटे क्वेश्चन के अंदर पूछ लिया जाए। आगे बढ़ते हैं, इससे पहले आपको ये तो आपको ध्यान होगा कि एरण शिलालेख है जिसके अंदर जंग न लगने की एक विशेष विधि है कि इसके अंदर
महरौली जो दिल्ली के अंदर लगा हुआ ये लेक, इसमें जंग नहीं लगता, जंग नहीं लगता है, आपको पता होगा। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भक्ति, न्यायप्रणता और वीरता। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है और आज का अपना अंतिम क्वेश्चन है, वो है दोस्तों ब्रिटिश शासन के दौरान इस भारतीय हस्तशिल्प के पतन का एक प्रमुख कारण क्या था। दोस्तों जो इंडियन हैंडीक्राफ्ट है वो दोस्तों यूं कहूं मैं कि डिक्लाइन क्यों हो गया था, डिक्लाइन क्यों हो गया यानी उनका पतन क्यों हो गया था। तो दोस्तों ऑब्वियस सी बात है, जो भारतीय हस्तशिल्प है उसके स्थान पर दोस्तों इंग्लिश जो अंग्रेजों के द्वारा मशीनरी से तैयार किया गया जो कपड़ा था, या मैं यूं कहूं कि हैंडीक्राफ्ट था, वो मशीनरी से तैयार किया गया हैंडीक्राफ्ट है वो बाजार में आ गया। और हस्तशिल्प से बनाया गया जो वस्त्र है या हैंडीक्राफ्ट है दोस्तों, इनकी जो कीमत है वो बहुत हाई थी। और जबकि मशीनरी से आपको पता है कम कीमत पर और अधिक जो क्वांटिटी के अंदर है वो माल तैयार होता था, तो ये अपेक्षाकृत सस्ता होता था जो मशीनरी से बनता था। तो इस प्रकार धीरे धीरे और मशीनरी में निर्मित ब्रिटिश वस्तुओं के आगमन के कारण दोस्तों भारतीय हैंडीक्राफ्ट है या जो भारत की हाथों से निर्मित माल है वो दोस्तों धीरे धीरे उन इस इंडस्ट्री का पतन हो गया। और इस प्रकार ब्रिटिश जो मशीनरी से बनने वाली वस्तुएं हैं उनका आगमन हो गया। तो इस प्रकार के हमने 15 क्वेश्चन देख लिए, ये अपना पार्ट 2 था दोस्तों। इसके बाद एक लेक्चर और आएगा, हो सकता है 2 लेक्चर भी आ जाए, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा और आप हमारे आपकी तैयारी को बूस्ट करते रहिए। अपने आपके एग्जाम में प्लस पॉइंट यही रहेगा दोस्तों, क्योंकि आप एग्जाम प्लस पॉइंट पढ़ कर जाओगे। थैंक यू।